नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चल रहे थे, हमारा राष्ट्रीय आय का चैप्टर जो चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स में, आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ कॉन्सेप्ट्स की जो बुक थी, उसमें नेशनल इनकम का हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नेशनल इनकम, दो बड़े सवाल बनते हैं यहाँ पे कोर्स के हिसाब से, जिसमें राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा और इसकी अवधारणाएं, और दूसरा बनता है राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा और इसकी मापने की विधियाँ। मैंने कहा कि कंपटीशन जो एग्ज़ाम होती हैं, ये तमाम तरह के ऐसे एग्ज़ाम जिनमें राष्ट्रीय आय का चैप्टर आता है, उनमें जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो इसके कॉन्सेप्ट हैं इसमें न्यूमेरिकल में से आते हैं। उसी संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा था आपको पहले व्याख्यान में कि हम इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट में से किस प्रकार से पहले कॉन्सेप्ट से आखिरी कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। यानी कि रटने का कहीं मतलब सवाल नहीं इसमें। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे एक तरीके से कि हम जो पहली कॉन्सेप्ट है हमारी जीएनपी की, उससे हम पर कैपिटा इनकम तक पहुँच जाएंगे। आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनका अर्थ लिखना है, अर्थ के साथ उनका न्यूमेरिकल, उनकी समीकरण लिखना है, जो फॉर्मूला है उसका वो लिखना है। इसके बाद हम लास्ट में एक संख्यात्मक उदाहरण लेकर हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय कॉन्सेप्ट की गणना करते हैं उस बात का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उनमें प्रमुख है, पहली है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में कहते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। दूसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तीसरा एनआई, यानी कि नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट में राष्ट्रीय आय को भी हम शामिल करते हैं, नेशनल इनकम, एनआई। ठीक है, इसके बाद में चौथा है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। फिर है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसके नाम से विदित है, ये इसके नाम है, इस नाम में से इसकी डेफिनेशन एक तरह से डिफाइन हो रही है अपने आप में। इसके बाद में व्यक्ति का आय, पर्सनल इनकम, पीआई बोलते हैं इसको हम, पर्सनल इनकम, व्यक्ति का आय। इसके बाद निजी आय है, प्राइवेट इनकम है। और उसके बाद डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, खर्च करने योग्य आय या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, उसे हम कहते हैं डीपीआई कहते हैं। और लास्ट की है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये राष्ट्रीय आय की विभिन्न कॉन्सेप्ट्स है। तो इन कॉन्सेप्ट्स का अर्थ क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, फॉर्मूले क्या है, और किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा इनको सोल्व करते हैं जिससे कि गलती नहीं हो जाने की। इसके लिए हमको इसको बारीकी से समझना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, यानी कि हम एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे शुरू से। और पहला जो इक्वेशन है कैसे प्राप्त, अपने आप निकल के जाना। इसकी जो इक्वेशन है, मैंने कहा कि एक भी कॉन्सेप्ट के जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उनको रटने की कतई कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपको एक एक को समझना है। और समझ के किस रूप में, मैंने कहा कि अर्थशास्त्र हमारे सबके चारों तरफ है, हम भी अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। तो हम जो आर्थिक गतिविधि करते हैं, जो इकोनॉमिक, हम जो आर्थिक जो एक्टिविटी करते हैं, वो सब अर्थशास्त्र के पार्ट ना रखिए, अर्थशास्त्र में उनको सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पहली हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश में उत्पादित, यानी कि एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, यानी कि उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि इसमें मैंने 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जाना कि हम न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेंगे या आगे जो भी एग्जांपल लेंगे, उन सभी के लिए हर एक जो इसकी कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, हमने लिया अंतिम बाजार मूल्य। समझ, अंतिम बाजार मूल्य, अंतिम वस्तु, अंत का मतलब क्या है, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तुएं हैं, जो बाजार वस्तुएं हैं, अर्थात जो वस्तुएं बाजार में है और उसके बाद वो भोग के लिए काम आएंगी। क्यों अंतिम वस्तु क्यों लेते हैं, यानी कि डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। क्योंकि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हम अब आगे देखेंगे, इसमें क्या डिटेल से देखेंगे हम, कि देखते हैं कि जैसे आटा माला है, ठीक है, हमने आटे का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया,
और फिर एक आटे की जो ब्रेड बनती है, यानी कि दुकानदार उस मार्केट से वो आटा खरीदा, उसने ब्रेड बनाया, तो ब्रेड का भी कीमत शामिल हो गया, या उस आटे से बिस्किट बने वो उसका भी मूल्य शामिल हो गया। तो आटे का कीमत पहले भी ऐड थी, तो बाद में उस ब्रेड की पूरी कीमत आ गई या बिस्किट की पूरी कीमत आ गई। तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग की समस्या होगी, दोहरी करने की समस्या होगी, यानी कि जो आंकड़े जो सही नहीं आएंगे, डबल काउंटिंग की समस्या आ जाएगी। इसलिए इस डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए मैंने बताया कि अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं जो बाजार की वस्तु यंत्र में। अगर हम मध्यवर्ती मूल्य को शामिल करेंगे तो मध्यवर्ती वस्तु प्लस जोड़ा गया मूल्य, वैल्यू एडेड, यानी इसीलिए राष्ट्रीय आय में हम जोड़े गए मूल्य को जोड़ते हैं, ध्यान रखिए, और जीएनपी में से हम किसानों को कम करते हैं। उसमें आर्थिक क्रिया, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम इसमें केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। ऐसी क्रियाएं जो अनार्थिक हैं, अर्थात जिनके बदले मुद्रा का लेन देन नहीं हो रहा है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। मैं केवल बताया आपको लीगल, यानी कि कानूनी और आर्थिक क्रियाओं को ही हम राष्ट्रीय आय में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, इकोनॉमी के पार्ट में ध्यान रखिए, उसको हम शामिल करते हैं। इलीगल क्रियाएं और जो अनार्थिक क्रियाएं हैं उनको कहीं वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। और इसकी गणना में कहा एक वर्ष के दौरान होती है, इसकी गणना एक वर्ष के दौरान होती है, ड्यूरिंग द ईयर। इसलिए मैंने पहले बताया था, मैंने आपको स्टॉक प्रभाव में भी, कि हमने इसको प्रभाव में लिया है, क्योंकि इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। जीएनपी की गणना, ये जीएनपी किसी भी जो कॉन्सेप्ट की गणना जो होती है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है इसकी मुद्रा में गणना करना, मुद्रा में इसकी गणना हम मुद्रा में करते हैं। तो इसलिए ये हमारा जीएनपी हो गया, ठीक है। एक वर्ष में देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो मैंने कहा अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य के योग को, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना जो है, इसके 3 दृष्टिकोण है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मैंने बताया कि तमाम तरह के जो कॉन्सेप्ट हमारे आगे कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिए, हम यहीं से शुरू करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो पहली जो कॉन्सेप्ट है जीएनपी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो गणना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यानी कि हम जीएनपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जीएनपी है, इसकी गणना मार्केट प्राइस पे ज्ञात करेंगे, बाजार मूल्य पे ज्ञात करेंगे। उत्तर सबको बराबर आएगा, हम बाजार मूल्य पे ज्ञात करेंगे, साधन लागत पर ज्ञात करेंगे, जिसे हम साधन आय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी गणना इस प्रकार से हम करेंगे। तो इसके लिए जीएनपी के 3 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण उत्पादन दृष्टिकोण है। उत्पादन दृष्टिकोण, इसमें क्या होगा, उत्पादन दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हम एक वर्ष में वस्तुएं उत्पादित करते हैं, वस्तु और सेवाएं, ध्यान रखिए, जो आर्थिक जिनका लेन देन होता है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं या जो वस्तु और सेवाएं हैं जिनके बदले आर्थिक लेन देन होता है, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं को हम शामिल करते हैं। या मैंने कहा आपको मध्यवर्ती वस्तुओं को लेंगे तो हम मध्यवर्ती वस्तु प्लस जोड़ा गया मूल्य हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिस्किट का एग्जाम्पल दिया, मैंने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, आटे का दिया, तो हम आटे का एग्जाम्पल देंगे तो हम आटा मध्यवर्ती वस्तु होगा, क्योंकि आटा प्लस जो ब्रेड बनने के बाद बीच में जो एडेड जो MRP में अंतर आया था, 1 किलो आटे से मान लीजिए 20 रुपये की ब्रेड बनी और आटा 10 रुपये का था, तो वैल्यू एडेड हो गया, उसके बीच का जो जोड़ेंगे हम उसको 10, जो इस प्रकार से वैल्यू एडेड जुड़ जाएगा। ध्यान रखिए, अंतिम, ध्यान रखिए, मध्यवर्ती वस्तु प्लस जोड़ गया मूल्य बराबर अंतिम बाजार मूल्य होगा। तो इसलिए अंतिम बाजार मूल्य में से यदि हम वैल्यू एडेड को मूल्य को हटा देंगे तो जोड़ा गया मूल्य आ जाएगा, यदि हम जोड़े गए मूल्य को हटा देंगे तो हमारा अंतिम वैल्यू एडेड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य प्लस जोड़ा गया मूल्य बराबर वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसी आधार पर जो हमारा पहला दृष्टिकोण है उत्पादन दृष्टिकोण, इसके आधार पर इस तरह से गणना करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है कुल व्यय दृष्टिकोण, जीएनई भी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय दृष्टिकोण, यानी कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो टोटल व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, या जो अंतिम बाजार मूल्य हमारे पास जो मौजूद है उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ध्यान रखिए, उनके लिए कितना खर्चा हुआ, सारा तमाम तरह का जो खर्चा है उसको हम जीएनई के नाम से जानते हैं, कुल व्यय दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अर्थात जीएनपी के माप का ये कुल व्यय दृष्टिकोण है जिसे हम जीएनई कहते हैं। इसका इक्वेशन y बराबर C प्लस I प्लस D प्लस X माइनस M, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस D प्लस X माइनस M। सी का मतलब उपभोग, तमाम तरह का उपभोग है, I का मतलब इन्वेस्टमेंट है, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और X माइनस M का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हम निर्यात करते हैं और आयात करते हैं तमाम तरह की। तो ये हमारा जीएनई आ गया। तीसरा दृष्टिकोण है सकल आय दृष्टिकोण, ध्यान रखिए, सकल आय दृष्टिकोण, इसको हम सकल लागत दृष्टिकोण भी कहते हैं। ध्यान रखिए, लागत और आय क्यों कहते हैं, क्योंकि यानी कि साधनों की इनकम से संबंधित है, हम इसको साधन आय भी कह सकते हैं, साधन आय दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ध्यान रखिए उत्पादन की जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन साधनों को प्रतिफल जो मिलता है वो साधनों के लिए इनकम है, वो साधनों के लिए आय है।
तो इसलिए इसको हम साधन आय दृष्टिकोण कहते हैं। अर्थात साधन आय दृष्टिकोण के आधार पर जीएनपी इज इक्वल टू, इसको हम साधन लागत में भी कह सकते हैं। लागत में इसलिए कहते हैं क्योंकि साधनों के लिए जो या जो आय है वो उत्पादनकर्ता के लिए लागत है। तमाम उत्पादन के जो साधन है को जो इनकम प्राप्त होती है, साधन कहेंगे कि हमको इतनी इनकम हो गई, लेकिन जो उत्पादन करने वाला है, उत्पादक जो है, उसके लिए लागत हो गई। ध्यान रखिए, कोई लागतों को कीमत जो है वो वस्तुओं के अंतिम जो बाजार मूल्य का हम ज्ञात करेंगे, वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे, उसमें जोड़ा जाता है। हम आगे इसी क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। तो सकल आय दृष्टिकोण या साधन लागत दृष्टिकोण का मतलब है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर है। जीएनपी बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ हानि, यानी उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल या एक उत्पादक के लिए जो लागत है उस लागत को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मार्केट प्राइस से, ठीक है। मैंने कहा उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर, ध्यान रखिए, एक उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर मैंने कहा कि जीएनपी का जो गणना होती है, जीएनपी की गणना का मतलब क्या है? एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को आधार जो मार्केट में वस्तुएं हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वस्तुएं हमारी एमआरपी है, इन सब की एमआरपी हम जोड़ देंगे एक साल में उत्पादित वस्तुओं की, वस्तुओं सेवाओं की, तो ध्यान रखिए वो हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पादन जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। अब जीएनपी हम एमआरपी गणना कैसे करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, सिंपल से मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमको एक फैक्ट्री लगाते हैं, हमको एक उद्योग लगाते हैं जिसमें कोई भी एक वस्तु उत्पादित की जा रही है, ठीक है, तो उस वस्तु की कीमत हम कैसे तय करेंगे? वही एमआरपी है, वही बाजार मूल्य है, वही उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर जीएनपी की गणना है कि हमने तो एक उद्योग लगाया, एक इंडस्ट्री लगाई, जिसमें हमने जिस वस्तु को उत्पादन किया, उस वस्तु के उत्पादन में हमने उस वस्तु की कीमत कैसे तय की। ध्यान रखिए, उसकी एमआरपी हमने कैसे डिसाइड की। तो हम जानते हैं कि एमआरपी हमने कैसे डिसाइड की, हम एमआरपी तय करने के लिए तमाम तरह की जो लागतें हैं सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। उत्पादन के साधनों को जो हम जो लागत दे रहे हैं या उनको जो इनकम हो रही है, हमारी जो कॉस्ट हमारे उत्पादक के लिए वो लागत आ रही है, तो तमाम तरह की जो लागतें हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद उसमें हम अप्रत्यक्ष कर, इसका इनडायरेक्ट टैक्स ध्यान रखिए, सारी चीज़ आ गई, हमारा प्रॉफिट भी आ गया, हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ गई, हमारे वो खर्चे भी आ गए। ध्यान रखिए, उस अप्रत्यक्ष कर हम देखते हैं कि मार्केट जाते हैं तो सामान लेते हैं, उसमें लिखा होता है लोकल टैक्स एक्स्ट्रा या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज। ध्यान रखिए, एमआरपी के अंदर लिखा होता है ये इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज या लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिए, वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर रखता है ना, आपको पता है कर दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसमें लगता है आय कर पर, जिस पर टैक्स लगाया जाए वो उसका भुगतान करता है, उसको टाल नहीं सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष कर जिस पर लगाए भुगतान उसका वो करता है अंतिम रूप से, इसको भोग करता है वस्तुओं का, जैसे वस्तुओं पर लगता है कर, ठीक है। तो जो कि हम जानते हैं कि एमआरपी जो मार्केट में वस्तु आती है मुझे टैक्स लगता है, उस टैक्स का भुगतान अंतिम रूप से कौन करता है? जो वस्तु को भोग करेगा, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई भी बोर्ड लेकर आए, इस बोर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो टैक्स लगा दुकानदार ने कंपनी को दिया, वो लेकिन उसने शिफ्ट किया, उसने किसी और पे शिफ्ट किया, अंतिम रूप से पेमेंट किसने किया? जो इसका उपभोग कर रहा है। तो हम इसको भोग कर रहे हैं तो अंतिम रूप से इसका हम पेमेंट हमें करेंगे, तो इसका हम अप्रत्यक्ष कर देते हैं, इसको हम टाल सकते हैं। खैर, तो जो एमआरपी होती है वस्तु की, ध्यान रखिए, उसमें अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, तो ध्यान रखिए, इसके बाद जो कीमत तय हुई, ये हो गया एमआरपी। लेकिन कई बार हमने एक नाम सुना है अनुदान का, सब्सिडी, अनुदान। अनुदान क्या होता है? ध्यान रखिए, एक अनुदान एक ऐसे अमाउंट है जो कि सरकार के द्वारा वस्तु की कीमतों पर दिया गया अनुदान है, सब्सिडी है। इसलिए कई बार ध्यान रखिए, सरकार को ये लगता है कि अमुक वस्तु समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, जरूरी है, उपयोगी है, और इसकी जो कीमत ज़्यादा है, इतनी कीमत समाज की वहन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रसोई गैस का जो सिलेंडर आता है, ठीक है, उसकी एमआरपी यानी कि 900 रुपये के आसपास है, ठीक है, कि हमको 500 रुपये के आसपास मिलता है, ठीक है। उसकी एमआरपी कितनी हो गई? 500 रुपये हो गई। क्यों हो गई 500 रुपये? क्योंकि 900 रुपये तो उसकी एमआरपी थी, लेकिन अनुदान जो सरकार दे रही है, सरकार को लगा कि कीमत ज़्यादा है, तो अनुदान के रूप में जो 400 रुपये है, ध्यान रखिए, सरकार द्वारा सीधे कंपनियों को पेमेंट कर दिया जाता है। सरकार कंपनियों से कहती है कि आप जो 900 रुपये ले रहे हो सिलेंडर में ज़्यादा है, 500 रुपये ले लीजिए। सरकार कंपनियां कहती है कि नहीं, हमको तो हम तो 900 रुपये लेंगे, आप दे दीजिए बीच में,
यानी कि हम तो 900 रुपये लेंगे, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है तो आप दे दीजिए पेमेंट। तो यानी कि वो जो पेमेंट दिया जाता है सरकार के द्वारा सीधी कंपनियों को, उसे हम अनुदान कहते हैं, और वो अनुदान की राशि सीधी एमआरपी में से कम हो जाती है। तो बाजार में कीमत जो आती है एमआरपी वही आती है जो हम देखते हैं अनुदान देने के बाद में, यानी कि 500 रुपये का हमको सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो वो एमआरपी। इसलिए ध्यान रखिए, हमेशा नोट कर लीजिए कि जब कोई सी कॉन्सेप्ट हो, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कोई सी भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, जब हम उसको चाहे जीडीपी हो, हम एनएनपी आगे तमाम तरह कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो कहीं पर भी कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट को जब हम बाजार मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी एमआरपी, बाजार मूल्य मतलब क्या है, एमआरपी। तो एमआरपी में ध्यान रखिए, हम कॉमन बात है कि हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और अनुदान को घटाते हैं। यानी कि जब कोई भी वस्तु का बाजार मूल्य, यानी कि मैं कहूँ उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर, या एमआरपी मार्केट प्राइस, ठीक है, जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि किसी को भी जब हम मार्केट प्राइस पर ज्ञात करेंगे, बाजार मूल्य पर ज्ञात करेंगे, तो ध्यान रखिए हमेशा नोट कर लीजिए कि उसमें अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ते हैं, अनुदान को घटाते हैं। और जब फैक्टर कॉस्ट में ज्ञात करेंगे तो उसमें अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उसमें अपोजिट हो जाएगा, अनुदान की राशि जुड़ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स कट जाएगा, ठीक है। इसलिए अब हम ज्ञात करते हैं क्या कि जीएनपी मार्केट प्राइस, मैंने कहा कि यहीं से स्टार्ट होगा। हमारी जो पहला इक्वेशन है, हमारा जो पहला समीकरण है राष्ट्रीय आय का, यानी कि यहीं से स्टार्ट होगा ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, लिखा प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, यानी कि ये एमआरपी होगी एक वस्तु। जीएनपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक वस्तु की एमआरपी। कैसे ज्ञात करते हैं, ये वस्तु की एमआरपी होगी उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस अनुदान। मैंने कहा भी तो इसमें जीएनपी मार्केट प्राइस, अर्थात जीएनपी हम किसे कहेंगे मार्केट प्राइस पर, कि वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर ज्ञात करते हैं या कहा जाता है। इसलिए एमआरपी जो है, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हमको एमआरपी तय करना है, हालांकि इस इक्वेशन के आधार पर सारे तमाम आगे के जो समीकरण है, आगे के इक्वेशन आसानी से निकल जाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि एक वस्तु की एमआरपी कैसे तय की जाती है, यानी कि मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। हम किसी कॉन्सेप्ट में स्टार्ट कर रहे हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर, यानी कि आउटपुट के आधार पर, वस्तुओं की उत्पादकता के आधार पर, मार्केट प्राइस के आधार पर। तो मार्केट प्राइस कैसे तय करते हैं, यहीं से हमारा सारा इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू लगान प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, मान लीजिए जुड़ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान की राशि हम घटा देंगे, ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसी में मैंने ऊपर लिखाया था कि फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन के साधनों को मिलने वाला, यानी उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। जीएनपी उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर लगाना प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, और ये नीचे ये मार्केट प्राइस हो गया। तो ध्यान रखिए, इसकी जगह मान रखेंगे इसको, इसकी जगह इसको मान रख देंगे, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, देखिए जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी माइनस सब्सिडी। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारा ये है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है, ये इक्वेशन हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, जीएन मार्केट प्राइस बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। और हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ऊपर हमने देखा सकल आय दृष्टिकोण या साधन लागत दृष्टिकोण, ध्यान रखिए हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट जिसे हम कहते हैं उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ हमने ये मान रख दिया, तो ये होगा जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान।
ये इक्वेशन इससे निकल कर आएगा। देखिए अब इसी इक्वेशन में मैं आपसे पूछूं कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, ध्यान रखिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद रखा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस प्लस कर देंगे जीएन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, बराबर जीएन मार्केट प्राइस, ये उल्ट हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर, ध्यान रखिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है, जीएन मार्केट प्राइस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इधर लाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सब्सिडीज। यानी कि ये इक्वेशन अपना आप निकला है, यानी कि ये इक्वेशन अपना आप आपने तैयार किया है, इसके बाद ये अपना आप निकला है इक्वेशन, ये अपना आप निकला है, यानी कि तमाम तरह की जो आपकी सारी कॉन्सेप्ट की जो तमाम इक्वेशन हैं सब अपने आप निकलते जाएंगे। केवल हमको देखना है जीएन मार्केट प्राइस, हमने ये अध्ययन किया जीएन मार्केट प्राइस का बराबर उत्पादन के साथ मिलने वाला प्रतिफल प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। हमने उत्पादन के साथ मिलने वाले प्रतिफल की जगह ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू रख दी, तो इसलिए जीएनपी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस वापिस ऐसे कैसे अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। फिर हमने याद किया जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में, ध्यान रखिए ये इसको इधर ले आएंगे, ऐसे कैसे इस इक्वेशन को यही रखेंगे तो ये इधर ले आएंगे, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएन मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये दोनों इधर लाएंगे तो दोनों निशान बन जाएंगे इनके, इसलिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो ध्यान रखिए इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसकी पहली कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर कैसे ज्ञात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिए आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें या कैसे भी इक्वेशन एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिए, या किसी भी हम कंपटीशन एग्जाम में मैंने बताया आपको कि वहाँ पर छोटे सवाल जो पूछे जाते हैं, ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में यदि इतना है तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, ठीक है, जीएनपी मार्केट प्राइस में यदि कोई वैल्यू इतनी है तो फैक्टर कॉस्ट में कितनी होगी, ध्यान रखिए इक्वेशन आपके सामने है और ये अपने आप निकले हैं इक्वेशन, देखिए किसी से निकले हैं, ध्यान रखिए एमआरपी से। मैंने कहा कि एक इक्वेशन हमको तैयार करना है कि एक हमने उत्पादन किया, हमने एक फैक्ट्री लगाई, तो हमने उस फैक्ट्री के अंतर्गत एक वस्तु की जो कीमत तय की, मैंने कहा कि जीएनपी मार्केट प्राइस उत्पादन दृष्टिकोण के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं, वस्तुओं की अंतिम बाजार मूल्य के योग के बराबर। तो हमने एक वस्तु की उत्पादित की, हमने वो वस्तु कीमत कैसे तय की, ध्यान रखिए एक वस्तु कीमत कैसे तय की, उसी फॉर्मूले के आधार पर जीएनपी मार्केट प्राइस हम ज्ञात करते हैं, फिर ये अपने आप निकलते जाएंगे, ये अपना फैक्टर कॉस्ट आ गया, किसी भी वैल्यू ध्यान रखिए अपने आप निकलेगी। अब इसके बाद में जितने भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है, अपने आप निकलती जाएंगी, हम बताएंगे इसका, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमें इसके बाद दूसरी जो हमारी कॉन्सेप्ट है, तो इसके ध्यान रखिए, इसके जीएनपी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, मैंने कहा कि आर्थिक क्रियाओं को शामिल करके बार बार ये रिपीट हो रहा है, रखिए मैंने आपको कह रहा हूँ बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हम इसको आर्थिक क्रिया में शामिल करते हैं, यानी कि एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समस्त हस्तांतरण भुगतान, ध्यान रखिए ट्रांसफर पेमेंट जो हस्तांतरण होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, यानी कि समस्त हस्तांतरण भुगतान जो हैं ट्रांसफर पेमेंट है वो जीएनपी में शामिल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से हस्तांतरण है, नया उत्पाद नहीं है वो, ध्यान रखिए एक बार में शुरू में शामिल हो गया, शुरू में उसकी अर्निंग जो शामिल होगी, बाद में उसका हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखिए, इसलिए समस्त हस्तांतरण जो भुगतान है वो जीएनपी में शामिल नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखिए दोहरी गणना की समस्या रहती है, इसलिए दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मैंने कहा आपको कि हम बाजार में वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं या मध्यवर्ती मूल्य प्लस जोड़ा गया मूल्य, वो इसलिए क्योंकि ध्यान रखिए अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर मध्यवर्ती मूल्य प्लस जोड़ा गया मूल्य, दोनों का अर्थ एक ही है, अंतिम मूल्य या यूँ बोले मध्यवर्ती मूल्य प्लस जोड़ा गया मूल्य, दोनों का उत्तर एक ही है। ये क्यों बनाई जाती है विधि, ध्यान रखिए डबल काउंटिंग समस्या से बचने के लिए, दोहरी गणना से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जोड़ा गया मूल्य, ध्यान रखिए जोड़ा गया जो मूल्य है, जोड़ा गया मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, और ध्यान रखिए जीएनपी में से गिसावट कम कर देंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना ज्ञात की जाती है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ निकल के आएंगी हर कॉन्सेप्ट में, और जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमारे सामने एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है। हम एक ही चीज़ का अध्ययन करेंगे डिटेल से, कि हमारी पहली कॉन्सेप्ट है, उसी इसके बाद में हम करेंगे
थैंक यू, धन्यवाद।